नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज इंडिया लीगल में। और 2021 की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत की यदि हम बात करें तो सबकी नज़रें इस वक्त ज़रूर हमारी न्यायपालिका की ओर लगी हुई है। पिछला साल यानी 2020 न्यायपालिका के लिए एक चुनौती भरा साल रहा और केवल न्यायपालिका के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चुनौती भरा साल रहा। अब नया साल है, नई चुनौतियां हैं। आज हम इन्हीं चुनौतियों की बात करेंगे और जिस तरह से 2020 में हमने देखा बहुत सारा परिवर्तन न्यायिक व्यवस्था में, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में, और भारत ही क्यों कहें पूरे विश्व की न्यायिक व्यवस्था में बहुत कुछ नया देखने को मिला। भारत की न्यायपालिका ने पूरी कोशिश की कोविड के दौरान भी लोगों तक न्याय पहुंचे इसकी, और जो संविधान की एक मूलभूत उद्देश्य है एक्सेस टू जस्टिस, उस लक्ष्य को पाने की कोशिश न्यायपालिका के द्वारा की गई। लेकिन फिर भी बहुत हद तक हम सफल नहीं हो पाए। आज हम एक्सेस टू जस्टिस की ही बात करेंगे। 2021 जो उम्मीदों का साल कहा जा रहा है, हम इस बात की उम्मीद को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जिसके तहत हम ये मान कर चलते हैं कि भारत का जो संविधान है और उस संविधान में जो न्यायिक व्यवस्था के ऊपर जो बात कही गई है, जो उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था को दिया गया है, और उस उद्देश्य में सर्वोपरि है एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि अंतिम व्यक्ति तक को न्याय मिले और न्याय तक हर व्यक्ति की पहुंच हो। हम आज इस कार्यक्रम में यही जांचने मापने की कोशिश करेंगे कि वाकई इस उद्देश्य को पाने के लिए हमारी न्यायपालिका अब इस चुनौती भरे दौर में कितनी तैयार है और हमारी न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम जो अंग हैं, जो लोग हैं, वो कितने सक्षम हैं। आज हम बात इसकी करने वाले हैं, यानी कि एक्सेस टू जस्टिस या न्याय तक पहुंच के मसले पर जब हम चर्चा करेंगे इस दौरान कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हमें देखने, समझने, सोचने की ज़रूरत है। कोविड-19 की हम बात करते हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से मार्च में हम सभी को याद है कि किस तरह से लॉकडाउन हो गया, गतिविधियां थम सी गईं और उसी दौरान न्यायिक प्रक्रिया बाधित होते होते रुकी। हालांकि बहुत हद तक कोशिश ये की गई न्यायपालिका के द्वारा कि न्यायिक प्रक्रिया बाधित नहीं हो, और इस वजह से लॉकडाउन के दौरान भी अदालतों को अपना काम करना पड़ा। हमने ऑनलाइन सुनवाई की एक नई जिसको एक धारा आप कह सकते हैं उसको देखा, और इस दौरान बहुत हद तक हम इस बात को करने में सक्षम रहे कि आम लोगों तक न्याय पहुंचे। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क ये रहा कि कोविड के कारण बेंचों की संख्या और फिजिकल हियरिंग कम हो गई, लेकिन न्यायपालिका के दरवाजे बंद नहीं हुए। न्याय सुनिश्चित करने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने बहुत बड़ा पहल किया और इस पहल के दौरान वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई जारी रखी गई और बड़े छोटे मसलों को तत्परता से इनकी सुनवाई हो, इनका निस्तारण हो, इसकी कोशिश की गई। देश की अदालतें न्याय सुरक्षित करने के लिए हर कोशिश करते हुए दिखी और अभी तक दिख रही हैं। महामारी की वजह से देश में गतिविधियां जब पूरी तरह से थम गई थी, उस वक्त भी उच्च न्यायालय ने 2 मामलों में मध्य रात्रि में विशेष सुनवाई की। इसमें एक मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे से जुड़ा हुआ था, दूसरा निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला था जिसमें अदालत ने देर रात को सुनवाई की। लॉकडाउन के बाद मार्च के बाद अदालत ने स्वास्थ्य कर्मियों की सफाई, कर्मचारियों की पीपीई किट प्रदान करने, महामारी के समय रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को मेडिकल कवर, नगर निगमों के शिक्षकों, डॉक्टरों, नर्सों के बकाया वेतन समेत कई मुद्दों पर लगातार सुनवाई की। 25 मार्च को लॉकडाउन लगाए जाने के एक दिन बाद बिना समय गंवाए उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरी मामलों की सुनवाई शुरू कर दी और केवल दोनों पक्षों के वकीलों को इस दौरान सुनवाई में शामिल होने की इजाजत दी गई। लेकिन ध्यान रहे, ये बात हम सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं। उच्च न्यायालयों की और इसके अलावा निचली अदालतों में इस निस्तारण की जो संख्या थी वो इतनी ज्यादा सक्षम रूप से नहीं की गई। एक और चीज हमें देखने को मिली और वो ये थी कि इस दौरान चूंकि वर्चुअल कोर्ट ही काम कर रहे थे, कई ऐसे मामले थे जो आम लोगों की बात थी, जहां पर जिसमें एक दूर दराज गांव का कोई एक व्यक्ति जो कि अदालत का दरवाजा खटखटा रहा था,
उन सभी लोगों को न्याय की प्रतीक्षा ही रही। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस संबंधी बंदिशों के कारण विदेशों में फंसे छात्रों और दूसरे नागरिकों की याचिकाओं पर सुनवाई की और प्राधिकारों को उनके कदम उठाने के निर्देश कोर्ट के द्वारा दिए गए। जेल में भीड़ भाड़ में काम करने के लिए पैरोल और अंतरिम जमानत पर कैदियों को छोड़ने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वरिष्ठ न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का भी गठन कर दिया। ये तमाम सफलताएं हैं जो 2020 की न्यायिक व्यवस्था में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान हमने देखी है। लेकिन इन्हीं सफलताओं के बीच हमने ये भी देखा कि सीएए जैसा मसला, 370 जैसा मसला और इन तमाम ऐसे बड़े मसलों पर सुनवाई नहीं हो पाई। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे भी आए जिनको देखकर कई तरह के सवाल उठने लगे। विशेषकर अर्णव गोस्वामी का जब मामला आया, जब उन्हें एक मीडिया पत्रकार के हैं अर्णव गोस्वामी, और उन्हें गिरफ्तार जब किया गया और उनकी जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई की, तब ये आवाज उठी कि क्या सिलेक्टिव जस्टिस की ओर अदालतें बढ़ रही हैं। हालांकि एक ही मामले में अदालतों के विभिन्न राय रह चुकी हैं और ऐसे में एक सवाल ये भी उठा कि क्या कोविड के दौरान तमाम न्यायिक व्यवस्था के बावजूद हम एक्सेस टू जस्टिस का लक्ष्य पाने में कामयाब नहीं हो सके, सभी को न्याय मिले और सभी को बराबर अधिकार मिले, सभी को बराबरी के साथ न्याय मिले, क्या इस उद्देश्य को पाने में हम सफल हुए या नहीं, इसी बात पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट जरूर दिखाना चाहूंगी। इस रिपोर्ट के हिसाब से आप ये समझ पाएंगे कि 2020 कितना चुनौतीपूर्ण रहा हमारी न्यायिक व्यवस्था के लिए और 2021 कितना उम्मीदों भरा रह सकता है। कोरोना काल में बेहद ही मुश्किल घड़ी में अदालतों ने न्याय तक पहुंच को अंजाम देने के लिए पुरजोर कोशिश की और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में काफी हद तक सफल भी रहे। कश्मीर में इंटरनेट की बहाली, महिलाओं को आर्मी में स्थायी कमीशन, आरक्षण पर निर्णय न्यायपालिका के इस पहल को साफ करते हैं। लेकिन इस कड़ी में कई मसलों को ठंडे बस्ते में भी डाला गया, जिससे कि आम हित को नुकसान पहुंचा। सीएए, अनुच्छेद 370 और सबरीमला जैसे जनता से जुड़े मसलों की सुनवाई अनिश्चित काल के लिए फिलहाल टली है। अर्णव गोस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत के निर्देश दिए और हाई कोर्टों को संविधान का पाठ भी पढ़ाया, तो वहीं मुंबई हाई कोर्ट में सुधा भारद्वाज जैसे तथाकथित माओवादी राहत की तलाश में अभी भी दर दर भटक रहे हैं। कहीं कहीं न्याय में देर भी हुई। अप्रवासी मजदूरों के मामले में लॉकडाउन के दौरान कोर्ट ने धीमी गति से इस बात पर अपने निर्णय दिए। कई बार एक तरह के मसलों पर दो अलग अलग बेंचों ने अलग अलग निर्णय दिए। ऐसे में कहा गया कि सेलेक्टिव जजमेंट न्याय प्रक्रिया पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सही में न्यायपालिका में एक रास्ता नहीं है? क्या कानून और संविधान को एक ही नजरिए से व्याख्या करने की जरूरत है? न्याय तक पहुंच नहीं बनने के कारण न्याय प्रक्रिया लोगों पर भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो हम ये आज जानने की कोशिश करेंगे कि 2020 ने जो हमें आईना दिखाया है, 2021 उस आईने में किस तरह से उतरेगा और 2021 में भविष्य क्या होगा न्यायिक व्यवस्था का, विशेषकर एक्सेस टू जस्टिस के संदर्भ में। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारा खास पैनल, जस्टिस सुधीर अग्रवाल, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के, हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। और हमारे साथ नूतन ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता, जुड़ी हुई हैं। नूतन जी, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस पैनल में। जस्टिस वीके गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, पूर्व चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट के और उत्तराखंड हाई कोर्ट और हिमाचल हाई कोर्ट के रह चुके हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का। नव वर्ष की शुभकामनाएं के साथ साथ सबसे पहला सवाल नूतन आपसे मैं करना चाहूंगी, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नज़रिए से और विशेषकर अदालतों में जिस तरह से आप याचिकाएं डालती हैं और कई बार आपने इस बात की बहस की है कि जल्द निस्तारण होना चाहिए, 2020 में जिस तरह से हमारी न्यायिक व्यवस्था ने काम किया है, इतनी ज़्यादा चुनौतियों के बीच बहुत सारे ऐसे बड़े मामले रहे जिसका निस्तारण हुआ, बहुत सारे ऐसे आम मामले हुए,
जो अभी तक प्रतीक्षा में हैं। आप कैसे आंकेंगी पूरी प्रक्रिया को? से देखिए, चूंकि निश्चित रूप से 2020 चुनौतियों भरा साल रहा है और हर एक के लिए रहा है। कोर्ट्स की बात की जाए तो, और खास करके अब आम आदमी के लिए जितने रिस्ट्रिक्शंस थे, और उस दौरान कई ऐसी घटनाएं घटी जहां आम आदमी को त्वरित न्याय की या जुडिशियल अप्रोच की जरूरत पड़ी। वहां कोर्ट्स में व्यवस्था थी, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात को छोड़ दी जाए, हाई कोर्ट्स में भी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी, कि उस दौरान भी काम चलता रहे और कोई भी व्यक्ति जिसको तत्काल न्याय की जरूरत है वो वंचित न हो। लेकिन तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी अगर प्रदेश की बात की जाए तो बंद, कई बार सैनिटाइजेशन के कारण और लिमिटेशंस के कारण कई बार कोर्ट्स बंद रहे। उसके अलावा जो स्थिति आई कि उस दौरान तमाम मामलों में जो केसेस हुए, गिरफ्तारियां हुई, तो ऐसे लोगों के जो ह्यूमन राइट्स थे, मैं कहूंगी कि कई बार ऐसा जरूरी नहीं था कि प्रशासन ने जो किया पेंडेमिक के नाम पे वो बिल्कुल ही सही था, एट्रोसिटी भी हुई, लेकिन ऐसे लोगों को न्याय पाने में जेल में रहना पड़ा, तुरंत बेल नहीं मिल पाई, तो ये सारी तमाम चुनौतियां थी, सामना करना पड़ा उनको। बिल्कुल। तो वो एक मुश्किल रहा। बिल्कुल। उस दौरान कोशिश करी गई। अब उम्मीद ये है कि 2021 में दोनों का अगर समावेश किया जाए, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान सुनवाई की जो व्यवस्था हुई उसमें भी तमाम चीजें मैं कहूंगी बहुत अच्छी थी। बिल्कुल नूतन, यहाँ पे समझना जरूरी है कि आखिर संविधान में जो आज हम बहस कर रहे हैं, एक्सेस टू जस्टिस को कैसे सुनिश्चित किया जाए और कैसे सुनिश्चित किया गया 2020 में। जस्टिस अग्रवाल, आपसे जानना चाहूंगी कि यदि हम संविधान की बात कर रहे हैं, आम जनता के लिहाज से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि संविधान के संदर्भ में यदि देखा जाए तो आप कैसे देखते हैं कि एक्सेस टू जस्टिस को कैसे वहाँ सुनिश्चित किया गया है? किन किन अर्थों में आम लोगों तक जो न्याय की प्रक्रिया है, जो न्याय का निस्तारण है, वो पहुंच सके, इसके लिए किन किन बातों को सुनिश्चित किया गया है? जस्टिस अग्रवाल। जस्टिस सुधीर अग्रवाल से सवाल मैं जस्टिस वी.के. गुप्ता से इसको समझने की कोशिश करूंगी। गौरतलब है कि जस्टिस वी.के. गुप्ता की यदि मैं बात करूं तो चूंकि 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और काफ़ी उन्होंने निस्तारण किया है बहुत तेज़ी से, लेकिन और ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा निस्तारण करने वाले जजों में उनका भी एक नाम आता है जिन्होंने केसों को निस्तारित किया। अब एक जो बड़ा मामला है वो ये है कि जैसे कि नूतन बता रही थी कि कुल मिलाकर अदालतों के द्वारा कोशिश जरूर की गई, लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल अभी भी हैं। नूतन, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे मामले रहे जिसको देखा जाए तो जो एक सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था थी वो अपनी सीमाएं लांघ रहा था और वो मामले कोर्ट तक या तो पहुंचे नहीं, और पहुंचे भी तो उस पर त्वरित न्याय नहीं मिला। ऐसे में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये वक्त है जब कोविड-19 के दौरान हमें एक आईना देखने को मिला है और अब ये वक्त है, सही वक्त है कि जो कड़ियाँ कमज़ोर हैं उसको हम कसें और साथ ही इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए हम अपनी तरफ से और ज़्यादा तैयारी करें? नूतन जी बिल्कुल, क्योंकि उस दौरान तमाम ऐसी चीजें हुई। जब लॉकडाउन के दौरान जो नियम आए, तो जब अचानक सडन लॉकडाउन लागू हुआ तो तमाम लोग अपने घरों से बाहर थे। कुछ समय तो समझ में आया, लेकिन लंबे समय तक जब रोजगार की समस्या उत्पन्न हुई, जैसे उदाहरण के तौर पे मजदूरों का मामला ले, तमाम ऐसे मजदूर जो बाहर फंसे हुए थे जब अपने घर पे आने लगे, उस दौरान उनकी जो स्थिति रही, तमाम उनके साथ जो व्यवहार हुआ, और तमाम मजदूरों पे मुकदमे भी लॉकडाउन वायलेशन के दर्ज हुए जो एक जगह के थे भी नहीं। तो उनकी जो स्थिति हुई वो एक कानून के जरिए जो उनका एक, मैं कहूंगी, उत्पीड़न ही था, क्योंकि उनके पास रोजी रोटी का संकट था, नौकरियां छूट गई थी, घर से बाहर थे, तो खाने को जब अगर नहीं रहेगा, आप परेशानी में रहेंगे तो अपने जगह को ही लौटना चाहेंगे। तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करी गई उस समय जब उनको जरूरत थी। कोर्ट्स ने हस्तक्षेप किया, सरकारें भी आई, लेकिन बहुत देर से आई।
उसके अलावा जो जी, तमाम बिल्कुल, जगह जो मुझे- लोग अपने जरूरी मुझे- कामों के लिए भी बिल्कुल, घर से मुझे, निकल रहे थे, कई बार उनका उत्पीड़न किया गया। मुझे वो जी। उदाहरण भी याद आ रहा है जब महाराष्ट्र में जो मजदूर थे वो पैदल चल पड़े थे और रेलवे पटरी पर वो उनको नींद आ गई थी और वो सो गए थे और मजदूरों की एक बिल्कुल मार्मिक जिसको कहा जाए मौत हो गई थी। उस दौरान ये मामला कोर्ट में आया और कोर्ट ने ये पूछा था कि कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता हुई, क्योंकि किसी जज ने ये भी कोट किया कि आखिर उनको रेल की पटरियों पर सोने की क्या जरूरत थी। तो क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं इस दौरान कोविड-19 ने हमारी जो संवेदनशीलता थी उसको भी कम किया है? जी बिल्कुल, चूंकि कोविड-19 के दौरान जिस तरह की स्थिति आई, चूंकि हमारा समाज इस तरह का बना है कि हम भावनाओं पे भी चलते हैं और उस दौरान तमाम ऐसी चीजें हुई, प्रिकॉशन के कारण ही लोगों में दूरी आई। वो एक वक्त की जरूरत थी, लेकिन तमाम ऐसे मामले वाकयात हुए, आज भी उसका असर आम लोगों पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, वहाँ मैं कहूंगी संवेदनहीनता आई है, खास करके सरकार को जो अप्रोच लेना चाहिए वो नहीं हुआ। आर वेंकट रमनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन से, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है आपका आर वेंकट रमनी साहब। पहला ही सवाल आपसे मेरा यही है कि यदि कोविड-19 के दौरान आप अदालतों की का जो परफॉर्मेंस रहा है उसको आप एक्सेस टू जस्टिस के रेफरेंस में आंकना चाहें तो कितना नंबर देंगे? If you look at the performance of the courts all over the world, आप एक comparative analysis देख लीजिए एक साल का, Sir. our courts stand fairly well on the high on the ladder. Sir. I was just reading comparative material of what happened in some European countries like Austria or countries like USA. I should say that our country has stood fairly well high on the ladder. सर बिल्कुल, लेकिन सर Can you? Yeah, I can hear you loud and clear. Yeah. Therefore, when I say high on the ladder, it means our performance has been reasonably creditable, and regardless of जो system का switching over है physical hearing से virtual hearing, with all those problems, right? बिल्कुल. I should say, over a period of 3 to 4 months, our court system has been able to manage it to a considerable extent. And if I again look on a comparative basis, go to any part of the world, even the developed countries, the question of technical issues in virtual hearing, video hearing, etc., seem to be there throughout the world. It is not that we face the problems only here. It's a question of the technology, the fitness, and then, as Chief Justice Bobde once said, those who have a very poor network connection, well, they may not have a video hearing facility. So that's a different issue. लेकिन वेंकट रमनी साहब, जब हम न्यायिक प्रक्रिया की बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो we don't give reference of only of सुप्रीम कोर्ट. डेफिनेटली हम इसमें सुप्रीम कोर्ट से लेके, यानी कि सर्वोच्च अदालत से लेकर निचली अदालत की बात करते हैं. निचली अदालत से लेके यदि सर्वोच्च अदालत के आप पैरामीटर्स को देखें तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कई बार ऐसा हुआ जहां एक्सेस टू जस्टिस का जो एक फंडामेंटल हमारा एम है वो कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट पड़ा, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है? It's all fine. It's all fine to say access justice is a constitutional demand. Sir. It is not like hoisting a flag and then there we say access justice. Access to justice means passing through various stages of the court hearing process. No? So let us not make it a mere rhetoric. In ordinary times, Sir. when you talk of access to justice, which means those who are deprived of the competence to go to court for a variety of reasons, then we talk of access to justice. But we talk of extraordinary circumstances like this, we can't equate an ordinary situation with an extraordinary situation. Therefore, access to justice in all these challenging times, I should say, we have fared reasonably well. बिल्कुल.
बिल्कुल। जैसे सुधीर अग्रवाल, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि ठीक है, ये हमने माना कि आपातकाल की स्थिति थी और ऐसे में पूरी व्यवस्था को चलाना सबसे बड़ी चुनौती थी, और इसलिए जो हमारे फंडामेंटल उद्देश्य हैं एक्सेस टू जस्टिस के, उसमें कई बार ऐसा हुआ कि सभी को ये पहुंच नहीं मिल पाई। लेकिन सभी को जब पहुंच की बात हो रही है तो जैसा कि नूतन ने भी कहा कि मजदूरों का मसला था, वो भी कहीं ना कहीं पीछे हट गया। अर्णव गोस्वामी का मसला था, वो आगे आ गया। आपको लगता है कि एक्सेस टू जस्टिस तो ठीक है बाधित हुई, लेकिन सिलेक्टिव जो जस्टिस है वो काफी हावी रहा इस 2020 के दौरान? देखिए ये जो आपका सवाल है सर, ये इस बात को कंफाइन करता है कि एक्सेस टू जस्टिस हम पिछले सिर्फ 10 महीनों में देखें या संविधान लागू होने के बाद पूरे समय में देखें। सर, क्या पहले एक्सेस टू जस्टिस उतना आसान था, सबको उपलब्ध था, सुलभ था, और ये सिर्फ 10 महीनों में बाधित हुआ, या परिस्थिति पहले भी ऐसी थी, अभी थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ा है? इसके लिए देखिए ये समझना पड़ेगा कि जस्टिस का सिस्टम सिर्फ दिल्ली तक कंफाइन नहीं है। बिल्कुल। दिल्ली सबऑर्डिनेट को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े राज्य हैं जहां का सिस्टम बहुत अलग है। सर, मैं विशेष तौर से आपको उत्तर प्रदेश की बात बताता हूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी रखता हूं। हमारे यहाँ लगभग 80 जिला अदालतें हैं, जिनमें 35 से 40 लाख केसेस हर साल नए दाखिल होते हैं, और हाईकोर्ट में सिर्फ इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में लगभग 3-3.5 लाख केस हर साल नहीं दाखिल होते हैं, और लखनऊ में करीब 25 से 30 हजार केस दाखिल होते हैं। आज की पिछले महीने तक सिर्फ जिला अदालतों में उत्तर प्रदेश में लगभग 86 लाख केसेस पेंडिंग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पौने 8 लाख, और लखनऊ बेंच में लगभग 2.25 लाख केस पेंडिंग। इसके अलावा लगभग 15 से 18 हजार बेल एप्लीकेशन पेंडिंग। वास्तविकता यह है कि हमारे यहाँ वर्क बहुत हैवी है, सिस्टम उतना उपलब्ध नहीं। जनता जो है वो गरीब है, अनपढ़ है, और वो जुडिशियल सिस्टम में एक्सेस को उस तरीके से नहीं समझ पाती जैसा कि और जगहों में लोगों को चीजें उपलब्ध। वहाँ लोग पढ़े लिखे ज्यादा है, ज्यादा है, चीजों को आसानी से पहुंच सकते हैं, जो हमारे छोटे छोटे जिलों में संभव नहीं है। पिछले 50-60 सालों में, 70 सालों में वास्तविकता ये है, ऑन पेपर एक्सेस टू जस्टिस सबको उपलब्ध है। छोटे से छोटा आदमी, गरीब व्यक्ति अपनी समस्या के लिए तहसील अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। सिविल क्रिमिनल में प्रोसीजर दिए हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी दिए हैं, और संविधान में आपको मालूम है धारा 32 में अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो जा सकता है। लेकिन वास्तविकता ये है, तो मेन लिटिगेंट है हमारे 85% या 95%, वो इतना निचले तबके का, उसकी हैसियत से बाहर है मुकदमों के खर्चे को क्लियर कर। बिल्कुल, वो समझ भी नहीं पाता। बिल्कुल, अदालतों में इतना भार है, सिस्टम उतना पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो पा रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, चाहे जिसकी वजह से, कि उस वजह से उसे त्वरित न्याय मिल सकता। जी बिल्कुल। इलाहाबाद में 40 साल पुरानी क्रिमिनल पेंडिंग है। सन 80, 82, 83 की क्रिमिनल अपीलें जिनमें सजा हुई है 40 साल पहले, वो आज की सुनवाई के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा हाईकोर्ट में अपीलें पेंडिंग। ये बात जरूर है कि पिछले 10 दिनों में हाईकोर्ट ने तो थोड़ा बहुत काम किया, दिनों में काम ना के बराबर हुआ। तो
ये तो मैं कह सकता हूँ कि एक्सेस टू जस्टिस कानून में और पेपर पर उपलब्ध है, लेकिन वास्तविकता ये है विभिन्न वजहों से तो वास्तव में गरीब आदमी है, जिसको हम कहते हैं आखिरी आदमी, हाँ, तो न्याय उस तरीके से उपलब्ध नहीं पहुंच है नहीं पा रहा है। जैसे कि कुछ बिल्कुल। रिसोर्सफुल लोगों को उपलब्ध है। बिल्कुल। तो जब चाहे जी किसी उच्च अदालत में जा सकते हैं, तो जिला कचहरी नहीं जाते, जी हाई कोर्ट नहीं जाते, सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं जी। और वहां पे उनको न्याय सुनवाई भी होती है, न्याय मिलता भी। बिल्कुल। वेंकटरमणी, ये बात तो माननी पड़ेगी, जी 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 कुछ सेलेक्टिव सिस्टम तो हो रहा है। जी रात वेंकट को अदालतें जी। तो बड़े लोगों के लिए खुलती हैं, किसी गरीब आदमी के लिए आपने खुलती नहीं। जी, ये एक बहुत अहम बात मैं सुन रही हूँ जस्टिस अग्रवाल आपकी तरफ से, जिसको कहा जाए हॉर्सेस माउथ। आप उस सिस्टम के एक बहुत अहम कड़ी रहे हैं और उसके बाद भी आपने जब ये महसूस किया है तो ये दर्द कोई भी समझ सकता है। कभी जस्टिस ठाकुर ने भी इसी दर्द को बयान किया था और बयान करते करते वो रो तक पड़े थे कि पेंडेंसी इतनी है कि आम लोगों तक न्याय पहुंच नहीं पा रही। अभी भी स्थिति वही है, पैंडेमिक तो एक बहाना हो गया। वेंकटरमणी, जैसा कि जैसे सुधीर अग्रवाल ने भी कहा, आपने सुना, डू यू थिंक सर कि कहीं ना कहीं हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेस टू जस्टिस वी आर हैविंग मायोपिक व्यू, और हम सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहे हैं हम इतने पे रह जाते हैं। वी जस्ट फॉरगेट कि छोटी अदालतों में कैसे लोग खड़े हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें आम लोगों को उस तक पहुंच नहीं मिली। हमने कोविड-19 का रेफरेंस इसलिए लिया, 2020 का रेफरेंस इसलिए लिया है कि इस दौरान भी जब मजदूरों के मामले पर सुनवाई नहीं हो रही थी, अर्णव गोस्वामी जैसे तमाम और भी कई मामले थे जो सेलिब्रिटी मसले थे, उस पर खूब अच्छे से सुनवाई हुई। कहीं ना कहीं वो जो फंडामेंटल जो भाव है उसको वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ एक्सेस टू जस्टिस का। डू यू एग्री सर? See, I entirely agree with what one aspect of just Sudhir. The question already system of administration of that. There is a deep divide Sir. between those who access the court and those who can. So when Aswami goes to the court, it does not mean Supreme Court is inviting us. Right? The court does not invite anybody. Sir. Right? The question is ultimately who goes to the court, what terms and what costs, with what efficiency and. So as I said, already long-standing divide with people of different community accessing. Sir. So that is a great reflection. It's visible the pandemic. So nothing new has happened of you. It only shows that, as I said, between different sections of the community in to access justice qualitatively. Sir. So that question will still remain. But what the statement was that we switch over physical system when people could have access to courts someday or the despite all the serious handicaps. Today they have some more handicaps. Okay? Sir. So has the system been able to meet or not? The answer is but to answer the question as to whether somebody reads Supreme Court and others are not, that is a deep the system. But I would not find fault with the Supreme Court per se. It has not been the Supreme Court said, I give more time to. Right. After all, when looking at from a perspective, issues such as fundamental must be use of social media and the ability to use all this for other social economic rights. That's the question. Therefore, it is important that we learn COVID-19 and say how we towards structuring of administration. बिल्कुल. Yeah. But they would not be asked at all. We have this, therefore it's an important challenge to us. We must look at it deeply, closely.
बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं वेंकटरमण साहब, इसमें कोई शक नहीं कि अदालतों ने अपनी भूमिकाएं बहुत पुख्तगी के साथ, बहुत ताकत के साथ निभाई है। लेकिन उसके बावजूद ये ज़रूर है 2021 में हम कितनी उम्मीद करें कि अब, हालांकि अब ये जो महामारी का दौर है अभी भी चल रहा है, तो क्या हम ये माने कि अब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा या अंतिम व्यक्ति तक जो न्याय है वो पहुंचता रहेगा? जैसा कि सुधीर अग्रवाल ने कुछ आंकड़े दिए हैं केवल उत्तर प्रदेश के, ये ऐसे ही कुछ आंकड़े तमाम अन्य राज्यों में भी हैं, हम उन पर भी बात करेंगे और आने वाला जो भविष्य है वो कैसी तस्वीरें हमें दिखा सकता है उस पर भी जिक्र करेंगे। फिलहाल छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। और आप देख रहे हैं इंडिया लीगल, और इंडिया लीगल में आज हम बहस कर रहे हैं एक्सेस टू जस्टिस की जो मूल भावना है उस पर, और उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं 2020 के संदर्भ में और 2021 में क्या हो सकता है। हालांकि एक्सेस टू जस्टिस का जो मसला है वो कोई नया मसला नहीं है, बल्कि जब से भारतीय संविधान बना है और उसके मूल भावना में ये डाला गया कि न्याय तक सबकी पहुंच हो, अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, तब से चुनौतियों का सामना हम करते आए हैं। गाहे बगाहे इस पर कई मुखर आवाज़ें उठती रही हैं, सरकार की तरफ से कई कोशिशें होती रही हैं, सर्वोच्च अदालत की तरफ से हमेशा इस लक्ष्य को पाने की कोशिश होती रही है, और अदालत से जुड़े हुए, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम लोगों की चाहत, जिसको कहा जाए आदर्श जो स्थिति है उसको पाने की है। और वो आदर्श स्थिति ये है कि 130 करोड़ जनता तक न्याय की पहुंच हो। लेकिन अभी तक इसमें कई बार फर्क देखने को मिला। हमेशा ये कहा गया कि अदालतों पर दबाव है केसों का, अदालतों में जो जितनी भर्ती होनी चाहिए, जितने जजों की संख्या होनी चाहिए वो नहीं है, अदालतों का जो बंटवारा है वो नहीं है, और इन सब की वजह से तरह तरह के उपाय निकाले गए। उसके बावजूद इस लक्ष्य को पाना हमारे लिए इतना आसान नहीं रहा। लेकिन जब कोरोना का काल आया, जब ये आपात स्थिति आई, तब ये फर्क और कहीं ज़्यादा दिखने लगा। उस दौरान भी हालांकि न्यायिक प्रक्रिया एक सुचारू रूप से चलती रहे, इसकी पूरी कोशिश की गई, और कोरोना काल में न्यायपालिका ने डिजिटल पहल की और न्याय प्रक्रिया और एक्सेस टू जस्टिस को सुलभ बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद एक्सेस टू जस्टिस में, यानी कि आम लोगों तक न्याय पहुंचे, इस आदर्श स्थिति में और सच्चाई में फर्क दिखा। फिर भी न्यायिक प्रक्रिया कैसे सुचारू करने की कोशिश अदालतों के द्वारा हुई, देखिए रिपोर्ट। कोरोना से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए न्यायपालिका ने कई पहल की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कोर्ट के कामकाज के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों में केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करवाना, अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग शामिल है। 23 मार्च से 20 अगस्त के बीच वर्चुअल कोर्ट सिस्टम की स्थापना के बाद से 1021 बेंच गठित किए गए। वर्चुअल अदालतों में बोर्ड पर 15,596 मामले हैं और लगभग 4,300 मामलों का निपटारा किया। इस अवधि के दौरान 50,000 से अधिक अधिवक्ताओं ने अपने मामलों का प्रतिनिधित्व किया। अधिवक्ताओं, वादियों और मीडिया कर्मियों की संख्या 65,000 से अधिक के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में दर्ज। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की ई कमेटी के तहत वर्चुअल कोर्ट प्रणाली विकसित की गई। जाहिर है कि कोविड के दौरान वर्चुअल सुनवाई ने न्याय को सुलभ बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट। और जस्टिस भंवर सिंह अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। जस्टिस सुधीर अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जस्टिस भंवर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आर वेंकटरमणी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, नूतन ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और विशेषकर न्यायिक प्रक्रिया में किस तरह से सुधार हो इस पर काम करती हैं। नूतन, जब मैं बात कर रही हूँ अपने तमाम पैनलिस्टों से और एक पूरी सच्चाई सामने आ रही है, और वो सच्चाई ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद हम उस आदर्श स्थिति को नहीं पहुंच पाए हैं जिसमें कि हर एक व्यक्ति तक न्याय पहुंच सके।
आपसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि अब जबकि डिजिटल व्यवस्था आई है, एक नई व्यवस्था है, वर्चुअल व्यवस्था है, और इससे बहुत हद तक अदालतों ने काम करने की कोशिश की है, और अब ये माना जा रहा है कि आगे भी ये बहुत हद तक चलता रहेगा। ये व्यवस्था एक्चुअल और वर्चुअल का कुछ सम्मिश्रण हम आने वाले समय में देखेंगे। आपको लगता है कि ये एक बड़ी पहल साबित हो सकती है एक्सेस टू जस्टिस के उद्देश्य को पाने में? देखिए, मैं ये कहूंगी कि निश्चित रूप से बहुत बदलाव आया है, लेकिन इस बदलाव से लोगों को तालमेल बिठाने में, खास करके वकीलों को और जो लिटिगेंट है उनको भी समय लगेगा। और मैं कहूंगी कि जो एक्सेस टू जस्टिस की बात हो रही है, तो उसकी जगह अगर हमने एक्सेस टू कोर्ट, आपदा के समय में भी कोशिश हुई और लोग कोर्ट तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो जस्टिस सिस्टम है वो जिस ढंग से फंक्शन होता है, जहाँ वकीलों की भूमिका भी इम्पोर्टेंट होती है एक, तो वहाँ पे क्या एक्चुअल में जो लिटिगेंट है, जो पीड़ित है, उनको त्वरित न्याय मिल पा रहा है या उस न्याय को मिलने में कितना समय लगता है। जैसे इस पैंडेमिक के दौरान भी हमने एक्सेस टू कोर्ट तक पहुंचने की तो व्यवस्था बनाई, लेकिन उसके बाद जैसे अगर सबसे पहला जो फोरम आता सुपीरियर कोर्ट की बात छोड़ दीजिए, सबऑर्डिनेट जुडिशरी में अगर कोई भी पीड़ित होता है या अगर पुलिस गिरफ्तार भी करती तो सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में ही व्यक्ति का सामना पड़ता है। हाँ। तो वहाँ काफी टाइम से पैंडेमिक के दौरान तो लगभग सुनवाई और वहाँ तक गिरफ्तारियां पहुंची, लेकिन लोगों को अपनी जमानत के लिए भी कोर्ट तक अप्रोच करने में समय लग गया। अगर आप बेकसूर भी हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो हियरिंग होते होते 20 दिन, 25 दिन, महीने दिन का समय लग रहा था। बिल्कुल। तो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन क्योंकि हमारा सिस्टम है ऑलरेडी ओवरबर्डन होता है, उस समय कोर्ट्स भी जूझ रही थी। हाँ। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे सहूलियत कैसे दी जाए जी, ये तो एक चुनौती के रूप में सब कुछ सामने आया। बिल्कुल। जस्टिस भंवर सिंह, आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहूंगी कि इसमें कोई शक नहीं कि कोर्ट ने इस चुनौती का सामना करने के लिए कि आम लोगों तक न्याय पहुंचता रहे, न्यायिक प्रक्रिया बाधित नहीं हो, इसकी पूरी कोशिश की, लेकिन उन तमाम कोशिशों के बावजूद हमने ये देखा कि कहीं न कहीं अभी और गहरे सच्चाई की जरूरत है और गहरे तरीके से इसको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि ये पूरी कोशिश कुल मिला के सिलेक्टिव जस्टिस में परिवर्तित हो गई। जी, ये इसके कई कारण हैं मैम, और सबसे बड़ा कारण जो है हमारे पास कोर्ट्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और सभी कोर्ट्स में बहुत ज्यादा तादाद में मुकदमा पेंडिंग है। जब तक हम लोग अपने पूरे स्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं करेंगे, जैसे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है लैंड रिफॉर्म लॉज बनाए, लेबर रिफॉर्म लॉज बनाए, मगर जुडिशरी के रिफॉर्म्स के लिए कोई अभी तक ऐसा एफर्ट्स नहीं किए गए हैं कि जो है बहुत ऊंचे स्केल पर जो है उसमें रिफॉर्म लाए जाएं। एक एक कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अगर हम जिक्र करें या हाई कोर्ट के लेवल का भी जिक्र करें, तो एक एक कोर्ट में जो है कई कई हजार मुकदमे पेंडिंग हैं, और इतना स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मुझे याद है कि कानपुर में एक एक कोर्ट में 5,000 से लेके 30-30 हजार तक के मुकदमे पेंडिंग थे। उन केसेस को डील करने के लिए जो पेशकार और एम्प्लॉयज होते थे वो एक प्राइवेट हैंड एम्प्लॉय करते थे, उनको कारीगर बोला जाता था। हाँ। और वो उनको अपनी जेब से तनख्वाह देते थे। जी जी। और उसमें जो है मतलब इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो कैसे इम्प्रूवमेंट की हम जो है बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक उम्मीद भी जग रही है। वेंकटरमणी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से डिजिटल हुआ है, सब चीजें जैसे डिजिटल हुई हैं, एक्सेस टू जस्टिस में एक बड़ी बाधा थी कि न्यायिक प्रक्रिया बहुत महंगी है। अब डिजिटल होने से इसके सस्ते होने की उम्मीद हो गई है, हर तरफ ये सुलभ है। लैपटॉप पे अगर मुझे मेरे मामले की सुनवाई मिल जाती है तो जाहिर सी बात है कि ये मेरे लिए एक्सेस करना ज्यादा आसान होगा। आपको लगता है कि ये एक नई पहल के रूप में देखा जाना चाहिए? Absolutely, I agree with you. But the question is, what are those impediments in access to justice? Sir. Now, if I am
fairly high in the economic ladder, right? I can marshal up all the instruments for access to justice. Now there are stories about senior lawyers who can line up 10 laptops Yes. Yes. and can attend courts all over the country. Sir. So there are lawyers who cannot even meet their ends. All again, whether in Supreme Court, High Court, in any court, right? So that is as far as the profession is concerned. But we are talking not only about the profession. Yeah. I think it is important that we look at the systemic failures of administration of justice and then have a complete restructuring of the court process altogether, fundamentally. So unless we do that, I don't think we will have all kinds of excuses. Less number of judges, less number of staff, no court building, all that kind of thing will keep on happening. Sir. Now, we had a commission report. Supreme Court has been sitting on top of it for so many years now. Sir. Now, what is the productive outcome? On the one side, we are all talking about more and more judges, their salaries, their perquisites, right? All those on the one side. Yeah. But on the other side, we are talking about planning, finance, investment, right? So state government versus central government, all this keeps happening. Yeah. So therefore, one important lesson we have learned from the pandemic is that the fault lines in each one of these issues have become visible. So if they become visible, how do we repair them? Yeah. So one instance is the Attorney General is talking about to lessen the burden on Supreme Court, an intermediary court of appeals, right? So we need to look at things radically different now. Yeah, as you said, Mr. Ramani, कि alternative courts की ओर जाएं, alternative tribunals की ओर जाएं. जैसे सुधीर अग्रवाल, do you think that अभी तक जो हमने एक व्यवस्था बनाई थी कि हमने अलग-अलग tribunals बना दिए थे, नालसा जैसे सिचुएशन थी, जो कि एक संस्था ऐसी थी नालसा, जो कि लोगों तक एक्सेस टू जस्टिस आम लोगों तक पहुंचाने की बात थी. अभी आज इन सब की सच्चाई सामने है और हम ये देख रहे हैं कि तमाम अल्टरनेटिव कोर्ट्स बनने के बाद, ट्राइब्यूनल्स बनने के बाद, नालसा, सालसा जैसी तमाम संस्थानों के बावजूद एक आम आदमी आज भी इंतज़ार कर रहा है कि उसको कब न्याय मिलेगा. आपको लगता है कि ये सब कुछ अब एक बार फिर से, जैसे कि वेंकट रमणी साहब ने कहा, कि फिर से शुरू से सोचने की ज़रूरत है, बहुत कुछ बदल देने की ज़रूरत है. अगर बदल देने की ज़रूरत है तो क्या है? हाँ, देखिए, इस सवाल को 2 या 3 एंगल से देखा जा सकता है. जी. ये आप मानिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश में जनता का बड़ा भारी भरोसा अदालत पर रहा है. जी. झगड़ा होता है और उसे कोई उम्मीद नहीं होती लिटिगेंट्स को, तो कहते हैं अदालत में देखा. और अदालतों में मुकदमे देर से होते हैं, फिर भी लोगों का भरोसा है कि भाई न्याय की लाठी जब पड़ेगी भरपूर पड़ेगी, चाहे देर से पड़े. ये बड़ा भारी भरोसा है. समस्या हमारी अपनी अदालत की हम ही को सुलझानी पड़ेगी. हमें डाइवर्जन रूट लेके ट्रैफिक कांस्टेबल की तरह खड़े हो जाए कि देखो ये मुकदमा फलाना सुनेगा, ये मुकदमा वहां चले जाओ, ये मुकदमा वहां चले जाओ, इससे काम नहीं चलेगा. हुआ क्या है? देखिए, पिछले 6-7 साल पहले हिंदुस्तान भर की जिला अदालतों में लगभग 3 करोड़ केस पेंडिंग थे. आज की तारीख में 3,66,66,000 और केसेस पेंडिंग. इसी तरीके की सारी हाईकोर्ट में लगभग 45 केस पेंडिंग थे, पहुंच के 56 लाख से ऊपर होते हैं. जी. आपने देखा होगा ये नेशनल लोक अदालत हम हर दूसरे करते हैं और अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी फिगर छपती हैं, इतने लाख, इतने करोड़ केस लोक अदालत में क्या होगा. मैं आपका एक चैनल
सिस्टम से जुड़ा है, आप कभी इस पर सर्च कराइए, आपको पता लगेगा कि कितने के मुकदमे लोक अदालतों में निपटे हों, लेकिन जो वास्तविक अदालतों में केस पेंडिंग है वो कभी घटे नहीं, जी तो लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये जो हमने डाइवर्जनरी रूट बनाया है कि आर्बिट्रेशन में चले जाओ, मीडिएशन में चले जाओ, अदालत चले जाओ, ट्राइब्यूनल में चले जाओ, तो वास्तविकता ये है कि जो हमारी पुरानी कोर्टें हैं उसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि काम बढ़ रहा है और पेंडेंसी बढ़ गई है। जी वर्चुअल हियरिंग एक तरीका हो सकता है पत्नी को सुनवाई का, लेकिन अगर आप इसको इस नजर में सोचें कि इससे न्याय सस्ता हो रहा है तो ये गलत है। कारण क्या है कि किसी मुकदमे का जो मुख्य खर्चा होता है न तो कोर्ट फीस होती है, ना टाइम वगैरह का खर्चा होता है, वो खर्चा होता है वकील की फीस। जी वकील की फीस में कोई फर्क नहीं। आप जानती हैं अर्नब गोस्वामी के केस में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील, सबसे महंगा वकील खड़ा था, उसके साथ और कितनी फौज रही होगी हमें मालूम नहीं। जी पैसों की कोई समस्या नहीं थी, तो वो भी हियरिंग जो है वो हियरिंग हुई, लेकिन खर्चा कम नहीं हुआ कहीं। जी अदालत का जो वास्तविक खर्चा है वो बहुत कम है, उतना ज्यादा नहीं है। वकीलों की फीस पे हमारा किसी का कोई कंट्रोल नहीं। तो देखिए मुकदमे महंगाई वही लेंगे, उतने ही घंटे चलेंगे। सिर्फ करना क्या है, जो पुराना सिस्टमेटिक कोर्ट्स हैं, जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं, उसको हमको स्ट्रेंथन करना है। हर जगह ये हर साल चर्चा होती है, ढेरों सबमिट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जजेस कम है, काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कोई उसको सुनता नहीं, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। मीटिंग बहुत होती है, रिपोर्ट भरी पड़ी है, बिल्कुल, लेकिन इस पर ध्यान दिया नहीं गया। ट्राइब्यूनल्स में भी आप देखिए आधे से ज्यादा ट्राइब्यूनल लगभग खाली पड़े, वहां भी कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं होता है। वो ट्राइब्यूनल दूसरे किस्म के मुकदमे करती है। जी जो पेंडेंसी की फिगर है, जो एक्सेस टू कॉमन मैन है, भारतीय के लिए एक बड़ा आमूल परिवर्तन की जरूरत है। बिल्कुल, इस पे हमें अपने ट्रेडिशनल कोर्टों को करना पड़ेगा। जी जी, और जजेस अपॉइंट करने पड़ेंगे जी, नीचे पूरा उनको सपोर्टिंग स्टाफ देना पड़ेगा, बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, वर्किंग एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और अगर ये नहीं हो सकता, हाँ, सालों में अदालतें बनी रहेगी, कि बाकी सब बातें बेमानी। बिल्कुल। जस्टिस भंवर सिंह, आपका क्या सुझाव होगा 2021 में स्थितियों को यदि बदलना हो तो आप किस तरह के परिवर्तन को देख रहे हैं? ये विचार है कि इम्प्रूवमेंट जो है हर स्तर पे करना होगा, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों। एक रूरल कोर्ट्स खोलने की बात पहले चली थी, रूरल एरियाज में जो है कोर्ट्स खोले जाने चाहिए। जैसे एक नारा दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज से 20 साल पहले कि न्याय चला लिटिगेंट के द्वार, तो उसके लिए जो है एक पॉलिसी बनी थी कि भाई जो है रूरल कोर्ट्स खोली जाएंगी, ताकि वहाँ जो लोग आते हैं शहर में 100 किलोमीटर दूर चलकर आते हैं और उनका मुकदमा एडजन हो जाता है, तो बड़ी उन्हें असुविधा अलग होती है, मुकदमे तय नहीं होते। तो एक तो रूरल कोर्ट्स का जो है कंसेप्ट है उसको पूरा करना चाहिए गवर्नमेंट को, और जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स हैं उनमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा, यदि हमें 2021 में न्याय एक्सेसिबल बनाना है जी, तो हमें जो है बहुत सारी कोर्ट्स खोलनी होंगी जी। ज्यादातर जो है वेस्टर्न कंट्रीज में 50,000 लोगों पे एक 50,000 लोगों पे 11 कोर्ट्स होती है। जी जी जी। हमारे यहाँ लाखों लोगों की पॉपुलेशन पे एक कोर्ट होती है। तो कोर्ट्स की बहुत कमी है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि 20,000 कोर्ट्स, आज से 4-5 साल पहले, कि 20,000 कोर्ट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स में खोली जाएं अगले 4-5 साल में। वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। और कोर्टों के अलावा जी बिल्कुल भंवर सिंह जी, बिल्कुल अब वक्त कम है। कोर्टों के अलावा वेंकट रमनी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि केवल बेंच की ही या केवल सरकार की ही तो पूरी जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों तक न्याय पहुंचे।
बार की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को एक्सेस टू जस्टिस की जो भावना है उससे पूरा भारत जुड़े, बार भी जुड़े, बेंच भी जुड़े। आपकी नज़र में बार की क्या भूमिका होनी चाहिए ताकि संविधान के इस फंडामेंटल जो उद्देश्य है उसको हम पूरा कर सकें? जी बिल्कुल। अब कहीं थोड़ी सी तकनीकी खराबी। Can you hear me? Yes, now I can hear you, sir. Yeah. So the bar is like a private institution. Sir. It doesn't think it has any social responsibility, except at an individual level. Well, I may think that I have the legal profession is social engineering. जी. But how many of us think like that? Number one. So number two, therefore today, unless we begin to look at legal education as justice education, and then restructure the legal profession in such a way that it is not a mere private, professional, commercial engagement. Sir. So that fundamental change must come. I think, secondly, legal education is treated as justice education. The institutions necessary for bar engagement in promoting access to justice will become more visible. बिल्कुल जी. Today it is not. बिल्कुल। और लेकिन जैसा कि हम ये कह रहे हैं कि साल 2021 अब शुरू हो गया और इसे लोग उम्मीदों का साल करें। 2020 में हमने बहुत कुछ ऊंचाई नीचाई दुख सुख देखे हैं और ऐसे में ये बात हमें समझ में आई है कि शायद इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत का कानून सबसे बड़ा कानून है। और इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ वेंकटरमणी साहब की बार भी अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, क्योंकि आपातकाल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और बार को शायद अब ये समझना ज़रूरी हो गया है कि लिटिगेंट्स का दर्द क्या होता है। केवल पैसा ही नहीं बल्कि उसकी सोशल जिम्मेदारी भी कुछ है, ये भी बार को शायद अब समझना है। जैसा कि सुधीर अग्रवाल, जस्टिस भंवर सिंह ने कहा कि बेंच में भी और सरकार के तौर पर भी बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। तब नूतन की जो इच्छा है कि लिटिगेंट्स तक न्याय पहुंचे, हम सबों की जो इच्छा है और संविधान जिस बात को अश्योर करता है कि एक्सेस टू जस्टिस सबको मिले, उस परिकल्पना को हम पा सकेंगे। एक बार फिर से नववर्ष के आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज मेरे साथ इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। और जाते जाते जब ये पूरी बहस चल रही थी तो गालिब का एक शेर याद आ रहा था मुझे कि देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़, एक ब्राह्मण ने कहा है ये साल अच्छा है। तो इस उम्मीद में कि ये साल अच्छा होगा न्यायिक व्यवस्था के लिए भी, हमारी न्यायिक प्रक्रिया के लिए भी और संविधान के उस मूलभूत उद्देश्य को जिसको पाने की कोशिश शुरू से हम सबों की रही है, वो कोशिश इस साल में हम बहुत हद तक सफल होते हुए या उस ओर बढ़ते हुए अपने आप को देखेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज मेरे साथ बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी मैं आपके सामने एक अहम लीगल इशू के साथ, कानूनी मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए, तब तक हमको नमस्कार।